हेलो फ्रेंड्स, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की ज्योग्राफी। क्लास 12 की ज्योग्राफी में हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था किस तरह से विश्व की प्रमुख जनजातियां होती हैं, कहाँ कहाँ पे निवास करती हैं, क्या उनकी विशेषता होती है और दरअसल जनजातियाँ होती क्या हैं। तो दोस्तों, आज हम जनजातियों के सिलसिले में पहली जनजाति के बारे में अध्ययन करते हैं, वो है हमारी एस्किमो। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि एस्किमो क्या होता है। तो दोस्तों, जो हमारी एस्किमो जनजाति है इसके बारे में हम आज डिटेल से जानते हैं। तो एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कच्चा मांस खाने वाला। कच्चा मांस खाने वाला। तो जब आप कहोगे, देखो यहाँ एस्किमो के बारे में जो भी चीज़ आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछी जाती है, एक लाइन के बाद में अगली लाइन आप कनेक्ट करते हुए पूरा एस्किमो के बारे में लिख सकते हो। जैसे कच्चा मांस खाने वाला, जब आप कच्चा मांस खाने वाला कोई व्यक्ति है, इसका मतलब वो मानव विकास की प्रारंभिक अवस्था में है, क्योंकि इसके बाद में व्यक्ति ने, मानव ने जैसे जैसे अपना विकास किया है, उसके पास में टेक्नोलॉजी आई है। पहले कच्चा मांस खाता था, फिर मांस को पका के खाने लग गया, उसके बाद में धीरे धीरे उसमें तकनीकी का विकास हुआ। अभी भी ये कच्चा मांस खाता है, इसका मतलब सीधा सा प्रतीत होता है कि ये मानव विकास की प्रारंभिक अवस्था को स्पष्ट करता है। तो इसका मतलब मैं दूसरा यहां पे पॉइंट लिखता हूं, मानव विकास की, मानव विकास की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। मानव विकास की प्रारंभिक अवस्था को ये दिखाता है। और इनके निवास स्थान की बात करें तो दोस्तों, ये अब रहता है हमारे बर्फीले प्रदेशों में। बर्फीले प्रदेशों की मैं बात करूं, जो उत्तरी ध्रुव के जो आसपास का जो एरिया है, यानी कि जो हमारे आर्कटिक महासागर है उनके आसपास का जो एरिया है उसको बोला जाता है आर्कटिक प्रदेश, बर्फीले प्रदेश, आर्कटिक प्रदेश कह दो, या फिर आप उसे कह सकते हो टुंड्रा प्रदेशों में ये प्रजाति जनजाति क्या करती है, निवास करती हैं। इसके बाद में दोस्तों, ये वाली जो जनजाति है, इनका आज भी जो मुख्य आर्थिक व्यवस्था है वो डिपेंड करती है आखेट पे। होते कैसे हैं ये? घुमक्कड़ होते हैं। और किस टाइप की कृषि करते हैं? आदिम कृषि करते हैं, पशुचारण करते हैं। ये दोस्तों, इनका कुछ जो अर्थव्यवस्था होती है वो इन पे डिपेंड कुछ इस तरह से करती है। अब दोस्तों, इसके बारे में हमें ये जान लेना चाहिए कि एस्किमो के बारे में, एस्किमो दरअसल है कौन। दोस्तों, जो एस्किमो है वो मंगोल प्रजाति के हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखें। ये मंगोल प्रजाति के, कौन सी प्रजाति के हैं? मंगोल प्रजाति के हैं। जो मंगोल प्रजाति है उनकी अपनी एक विशेषता होती है। जो निग्रो होते हैं उनकी अपनी एक अलग विशेषता होती है। उसी टाइप से जो मंगोल प्रजाति है उसकी अपनी एक विशेषता होती है। तो देखो, मंगोल प्रजाति के जो भी लोग होते हैं उनकी अपनी एक अलग विशेषता होती है। वो विशेषता कहाँ पे प्रतीत होगी? आपको एस्किमो में देखने को मिलेगी। वो ना केवल एस्किमो में देखने को मिलती है, बाकी मंगोल प्रजाति के जितनी भी जनजातियां हैं उन सारों में ये देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि किस तरह के एस्किमो दिखते होंगे? वो ऐसे ही दिखते होंगे जैसे मंगोल प्रजाति दिखती होगी। क्यों? ये मंगोल प्रजाति के हैं हमारे एस्किमो। अब दोस्तों देखो, मंगोल प्रजाति की विशेषता क्या होती है, हम पूरे शरीर का इसमें वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, उनका चेहरा कैसा होता है। इनका जो चेहरा होता है वो सपाट होता है। और उनका कलर कैसा होता है? चेहरे का जो कलर होता है वो भूरा पीलापन लिए होता है। नाक कैसी होती है दोस्तों? इनकी नाक चपटी होती है इनकी। इनके बाद में आँखों की मैं बात करूं, इनकी जो आँख होती है वो होती है कत्थई कलर की जो होती है, तिरछी होती है और अंदर धंसी हुई होती हैं। धंसी हुई, या फिर आप कह सकते हो कि गहरी आंखें इनकी होती हैं। इसके बाद में दोस्तों, इनकी बात करें जबड़े की, इनका जो जबड़ा होता है वो मजबूत होता है और बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, बाहर की ओर निकला होता है, मजबूत होता है। इसके बाद में बात करते दोस्तों इनके बालों के बारे में। इनके जो बाल होते हैं वो काले व भद्दे बाल होते हैं। और इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और इनके बारे में देखिए दोस्तों, इनका जो कद होता है
वो कैसा होता है, मंझला होता है, यानी कि ना ज़्यादा नाटे होते हैं और ना ही ये लंबे होते हैं। ये इनके कद के बारे में है। और इनके शरीर के बारे में कह दूं, इनका जो शरीर होता है वो हष्ट पुष्ट होता है। ओके, और इसके बारे में दोस्तों बताते हैं हम। और जो इसकी अगली विशेषता होती हैं वो होती हैं एक मुख्य विशेषता जो इसके बारे में, यानी कि जब भी इनके सामने किसी भी तरह की कोई भी विकट परिस्थिति आ जाती है तो ये विकट परिस्थिति में धैर्य रखते हैं, यानी कि विकट परिस्थिति में धैर्य रखते हैं, यानी कि इनकी स्थिरता, गंभीरता व विवेक बनाए रखते हैं। वह विवेक अडिग रखते हैं। क्या बात है दोस्तों। इसके बाद मैं बात करूं तो ये हंसमुख स्वभाव के होते हैं। हाँ जी, आप ही की तरह हंसमुख प्रकृति के होते हैं ये लोग। इस तरह की विशेषताएं इनके बारे में होती हैं। तो दोस्तों इनके सारी जो चीज़ें होती हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना पड़ेगा। आप सारी चीज़ों को अपने दिमाग में देखते जाइए और पिक्चराइज करते जाइए कि आंखें धंसी होती हैं, कत्थई कलर की होती है, तिरछी होती हैं। नाक के बारे में, नाक इनका सपाट होता है। चेहरे की बात करें तो चेहरा पीलापन और भूरा कलर लिए इनका होता है, चेहरा सपाट होता है। ठीक है, इस तरह की कुछ इनकी विशेषता जो मैंने यहाँ पे लिखी है उनको अपने दिमाग में रखना है कि इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये मंगोल प्रजाति के होते हैं, इस तरह की इनकी विशेषताएं होती हैं। इससे पहले हमने जाना था एस्किमो होते कौन है, एस्किमो का मीनिंग क्या होता है और कहाँ पे ये निवास करते हैं। अब दोस्तों हम इसके बारे में वन बाय वन पूरा इसका स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इनके निवास स्थल के बारे में, इसके बाद में हम जानेंगे इनकी आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में, फिर इनकी समाज और संस्कृति के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे किस तरह से ये वातावरण के साथ में संयोजन करते हैं और आधुनिक प्रकृति के साथ में किस तरह से हमारी ये न्यू टेक्नोलॉजी है और जो नई अपनी लाइफ स्टाइल जीवन शैली है इसके साथ में ये किस तरह से मिंगल अप हो रहे हैं, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके निवास स्थान के बारे में, इनके निवास स्थान के बारे में। दोस्तों मैं बात करूं इनके निवास स्थान की तो ये कहां पे पाए जाते हैं जनरली, इसके बारे में देखो मैं वर्ल्ड मैप भी यहां पे बना देता हूं कि इनकी कहां पे स्थिति होती है। जैसे इस तरह से मैं बात करूं अपनी, ये दक्षिण अमेरिका होता है, ये इस तरह से। आगे दोस्तों मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पे अपना जो यूरोप वगैरह का, इनका जो स्कैंडिनेविया वगैरह इस तरह का जो ये स्थिति होती है, यानी कि यूरोप के जो ऊपर का भाग, जहाँ पे मैं बात करूं नॉर्वे की, स्वीडन की, वहाँ की बात करूं, और इसके बाद में यहाँ पे जो आपका होता है ग्रीनलैंड की मैं बात करूँ दोस्तों। ओके, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि इनकी जो जनजातियां हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं। निवास स्थान के बारे में बात करें दोस्तों, ये जितना भी जो ध्रुवीय प्रदेश होता है, ऊपर का जो आर्कटिक यानी कि ऊपर जो महासागर पाया जाता है उसका नाम है आर्कटिक महासागर। तो इस प्रदेश जो बर्फीला प्रदेश है इसको बोला जाता है आर्कटिक प्रदेश, और इसी को बोला जाता है टुंड्रा प्रदेश, इसी को बर्फीला प्रदेश बोल सकता है, इसको भी अपन शीत प्रदेश बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे कि यहाँ से होके, जैसे ये मैं इस रेखा को यदि यहाँ से मैं डिनोट कर दूं इस तरह से कुछ, तो वो आपकी कौन सी रेखा है, ये आपकी 66.5 डिग्री यानी कि उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, जिसका मतलब होता है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। तो दोस्तों इसके आसपास वाला जो भी एरिया होता है बिल्कुल शीत से ढका रहता है, बिल्कुल बर्फ से ढका रहता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम टाइम में सूर्य की किरण यहाँ पे से पड़ती हैं और बहुत ही कम टाइम पे यहाँ पे गर्मी होती है, बाकी सभी टाइम में यहाँ पे सर्दी जैसा माहौल रहता है, यानी कि ऑलमोस्ट इसका जो टेम्परेचर रहता है वो शून्य के बराबर रहता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इनके निवास स्थान की मैं बात करूँ तो वो कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे लिस्ट बनाता जाता हूँ। उधर से स्टार्ट करता हूँ, यानी कि वहां पे वो रहते हैं स्कैंडिनेविया। इसके बाद में आगे आता हूं तो वो आपका ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड से आगे आए तो दोस्तों ये जो ऊपर का एरिया पड़ता है ये कनाडा का पड़ता है, और ये वाला जो एरिया है ये अलास्का का पड़ता है।
तो आगे मैं बात करूं ये कनाडा में रहती हैं। इसके बाद में मैं बात करूं ये अलास्का में, बेरिंग जल संधि के आसपास भी ये पाई जाती हैं। इसके बाद में आगे बात करें तो ये आपकी पाई जाती है साइबेरिया में। ये इनका दोस्तों मेनली निवास स्थान होता है, क्योंकि देखो ऊपर का ये स्कैंडिनेविया वाला प्रदेश हो गया, ये ग्रीनलैंड हो गया, इसके बाद में ये ऊपर का भाग कनाडा का हो गया, ये अलास्का का। अलास्का दरअसल भाग किसका है? यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसका एक राज्य है। और ये देखो दोस्तों ये हमारा साइबेरिया है, ये साइबेरिया है किसका भाग है? हमारा एशिया का भाग है, उत्तरी साइबेरिया यहाँ पे पड़ता है। और यहाँ पे इन एरिया की बात करूँ सबसे कम से कम जो टेम्परेचर रहता है वो इधर यहीं पे रहता है। अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, ये वाली जो मंगोल प्रजाति है, मंगोल प्रजाति इन एरिया में निवास करती हैं, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों इन मंगोल प्रजाति को इस एरिया में अलग नाम से पुकारा जाता है, इस एरिया में अलग नाम से पुकारा जाता है, और इस एरिया में अलग नाम से पुकारा जाता है। तो हम जानते हैं कि जो मंगोल प्रजाति रहती है इस एरिया में, जो स्कैंडिनेविया है, उसमें इसको किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में देखो। जो स्कैंडिनेविया में जो रहती है उसको इस नाम से पुकारा जाता है लेप्स। लेप्स इसको कहाँ पे पुकारा जाता है? स्कैंडिनेविया में। तो स्कैंडिनेविया में मैं कह दूंगा ये लेप्स है। ओके, इसके बाद में आगे आता हूं, यानी कि मैं ग्रीनलैंड की बात करूं, कनाडा की बात करूं, अलास्का और बेरिंग जल संधि। दोस्तों बेरिंग जल संधि यहां से होके निकलती है। ध्यान रखें दोस्तों, जो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, वो यहीं से होके गुजरती है। ये भाग उत्तरी अमेरिका का पड़ता है, ये हमारा एशिया का पड़ता है जो पूर्वी भाग है, और जिसको अपन साइबेरिया बोलते हैं, यहाँ से होके आपकी 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, जिसको अपन बेरिंग जल संधि कहते हैं, क्योंकि ये बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है। ये ऊपर बेरिंग सागर पड़ता है, नीचे चुक्सी सागर पड़ता है, इन दो एरिया को सेपरेट करती है। इसको स्थल डमरू मध्य का जल डमरू मध्य कहा जाता है या जल संधि कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब इसके बाद में हम देखें कि इसका जो एरिया, ये इतने एरिया में इस मंगोल प्रजाति या फिर इस एरिया में रहने वाली प्रजाति को कहा जाता है एस्किमो। अब आपको दोस्तों पिक्चर क्लियर होगी कि एस्किमो कौन है? मंगोल प्रजाति है जो इस एरिया में यहाँ तक पाई जाती है। वो सेम मंगोल प्रजाति यहाँ पे भी पाई जाती है, लेकिन उसको लेप्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी पाई जाती है, साइबेरिया में भी, तो इनको यहाँ पे क्या जाना जाता है? अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि साइबेरिया में पाई जाने वाली जनजातियों को किस नाम से पुकारा जाता है। इनमें ध्यान रखें दोस्तों, जो यहाँ साइबेरिया में पाई जाती हैं इनको बोला जाता है सेमोयड्स, याकूत, चकची, कैसे नाम है, तुंग, ये इन नामों से इनको जाना जाता है। दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाली जनजातियों के बारे में बताइए, तो आपको बताना है कि ध्रुवीय प्रदेशों में जो मंगोल प्रजाति के लोग रहते हैं वो आपके स्कैंडिनेविया में लेप्स के नाम से जाने जाते हैं। आइसलैंड दिमाग में इस तरह से रखना है, जो अपना आइसलैंड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, इसके बाद में कनाडा हो गया, इसके बाद में आपका अलास्का हो गया, फिर बेरिंग जल संधि के आसपास के एरिया में रहने वाली जनजातियां मंगोल प्रजाति की, उनको एस्किमो बोला जाता है। एस्किमो हमारे सिलेबस में, इसलिए अपन कंप्लीटली जो स्टडी करेंगे इनके बारे में करेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में तो इसको भी ध्यान रखेंगे। जो साइबेरिया में पाई जाती है इसको बोला जाता है सेमोयड्स, याकूत, चकची और तुंग, ये इन नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, तो ये तो रह गया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे जो ये 66.5 डिग्री के आसपास रहता है, तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता होगा? निवास स्थान की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, तो ये इसका टेम्परेचर कैसा रहता होगा? तो यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो 0 डिग्री रहता है, 0 डिग्री इनका तापमान रहता है। और दोस्तों जब यहाँ का 0 डिग्री तापमान रहता है, इसका मतलब मैं कह दूं कि यहाँ पे वर्ष भर शीत मौसम रहता है, शीत ऋतु रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु क्या है का अभाव होता है, ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे नहीं रहती है। दोस्तों जब यहाँ पे इतना सारा 0 डिग्री टेम्परेचर, इतना लो टेम्परेचर रहता है, तो यहाँ जो आंधी चलती है, तो यहाँ कैसी आंधी चलती है? बर्फीली या बर्फीली आंधी चलती है। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताइएगा कि यहाँ पे वनस्पति होगी क्या? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे वनस्पति का अभाव पाया जाता है। दोस्तों जैसी परिस्थितियां आप यहाँ पे देखते हो उन्हीं के अकॉर्डिंग आप लिखते जाइए, वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, जब यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है इन द सेंस ऑफ, मैं बात करूँ ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, इसके बाद में दोस्तों हम जहाँ की बात करें वो यहाँ का एरिया 66.5 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ,
ठीक है। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, जब यहाँ पे सूर्य यहाँ से यहाँ तक घूमता है, जब सूर्य यहाँ से यहाँ तक चलता है, यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ तक जाता है, तब जाके जब सूर्य सीधा कर्क रेखा पे जब चमकता है तब जाके इनका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, तो यहाँ पे थोड़ी गर्मी टाइप की स्थिति आ जाती है। तो इस समय दोस्तों जनरली तो इनका क्या होता है, जो 12 महीनों में से 8 महीनों में इनके यहाँ पे क्या रहती है, बिल्कुल ठंडी का मौसम ही रहता है। इसके बाद में हल्की सी ठंडी कम होती है जिसको अपन बसंत ऋतु कहते हैं। ओके, गर्मी तो यहाँ पे आती ही नहीं है। इसके बाद में जब यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है तब इसमें कुछ एक वनस्पतियां पैदा होती है जिनके नाम हमें जान लेना जरूरी है। उनके दोस्तों वनस्पतियों के जो हमारे नाम है उनको यहाँ पे लिख लें आप भी नोट्स में अपने, इसी तरह से कि उनके नाम है अपना शैवाल, और जो काई, लाइकेन, ये यहाँ की वनस्पतियाँ थोड़ी सी उग जाती हैं, जो आपको पता होगा पानी वाले इलाकों में, बर्फीले इलाकों में उगती हैं। इनके बाद में दोस्तों जहाँ पे टेम्परेचर मैंने कहा जब कम होता है तो वहाँ पे कुछ रंग बिरंगे फूल भी निकल आते हैं। क्या बात है, रंग बिरंगे फूल भी निकल के आ जाते हैं वहाँ पे। ये तो वहाँ के रहते हैं वनस्पतियों के बारे में। इसके बाद में जानते हैं दोस्तों वहाँ की कुछ जंगली जानवर भी वहाँ पे रहते हैं, उनके बारे में नज़र डालते हैं। तो जंगली जानवरों की दोस्तों मैं बात करूँ तो वहाँ पे कौन कौन से जंगली जानवर रहते हैं, देखो वहाँ पे आपका भेड़िया रहता है, लोमड़ी वहाँ की रहती हैं, ध्रुवीय भालू वहाँ पे रहेगा, ध्रुवीय भालू रहेगा, और उसके बाद में आपका रेंडियर रहेगा। यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जो आपका रेंडियर रहेगा, रेंडियर के बाद में आपका कुत्ता यहाँ पे रहेगा, कुत्ता हो गया, लोमड़ी हो गया, खरगोश। ये कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो ध्रुवीय इलाकों में पाए जाते हैं। ओके, ये तो इनके जीव जंतु हैं जो ध्रुवीय इलाकों में पाए जाते हैं। ये इनके जो वनस्पति और पौधे ये पाए जाते हैं, इस तरह का क्लाइमेट रहता है और इन पे इनका इस तरह से निवास रहता है। तो दोस्तों ये तो हो गया इनके निवास स्थान के बारे में। अब इनकी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसकी अर्थव्यवस्था का क्रियाकलाप किस तरह से चलता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनकी आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में। दोस्तों मैं आर्थिक क्रियाकलाप की बात करूं, मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि ये आदिम जनजातियां हैं, इनकी कोई इकोनॉमी नहीं होती खास। तो ये क्या करते हैं, इनकी जो इकोनॉमी होती है वो शिकार करना होता है और खाद्य संग्रहण करना होता है, पशुचारण करता होता है, और आदिम तरीके की कृषि इनका मुख्य व्यवसाय होता है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इनका जो आर्थिक क्रियाकलाप रहता है वो आखेट, और आखेट बोले तो शिकार इनका सबसे महत्वपूर्ण होता है, और इन्हीं पे यही इनकी मुख्य आजीविका का साधन है। इनकी आजीविका का जो मुख्य साधन है वो आखेट या शिकार होता है। और हमारी बुक में इसके आखेट से संबंधित इनकी दो प्रक्रियाओं के बारे में विशेष तरीके से समझाया गया है। एक तो जो हमारा रहता है वो शीतकालीन आखेट के बारे में, जो शीतकालीन आखेट, और अगला जो है वो है हमारा बसंतकालीन आखेट। यानी कि ये जो आखेट है, इनका जो शिकार करने की जो प्रक्रिया है वो शीतकाल में किस तरह से रहती हैं और इनके बसंत काल में कैसी रहती है, इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे बताया है। तो शीतकालीन जो दोस्तों आखेट होता है इसके बारे में जान ले। शीत में क्या होता है, जैसे कि ये बात करूं, जैसे ये जमीन है और इसके बाद में यहाँ पे क्या रहता है, ये पूरी बर्फ है जो जम जाती है। यहाँ पे ये पूरी शीतकाल में बर्फ जमी रहती है। तो जब यहाँ पे बर्फ जमी रहती है तो ये बर्फ में जाएंगे कैसे, आपके दिमाग में आएगा। तो दोस्तों इनको जाने के लिए जो गाड़ी होती है इसको बोला जाता है स्लेज गाड़ी। वैसे आगे इनमें हम पढ़ेंगे इनकी जो भी औजार और संसाधन किस तरह के होते हैं। जो स्लेज गाड़ी होती है, रेंडियर और कुत्ते जो मिलके इसको चलाते खींचते हैं, पहिए नहीं होते, उसको बर्फ पे रगड़ते जाते हैं। ठीक है, ये स्लेज गाड़ी होती है। स्लेज गाड़ी पे बैठ जाते हैं और इनके जो हाथ में हथियार होता है इसको बोला जाता है हारपून। हारपून नामक का हथियार इनके हाथ में होता है। कैसा हथियार होता है दोस्तों, देखो ये कुछ इस तरह का होता है, जैसे यहाँ पे भाले टाइप का, ये तिकोना आकृति का होता है, जिसकी आपकी लेंथ जो 1.2 मीटर से लेके 1.5 मीटर यानी कि 1 से 1.5 मीटर लंबा होता है, और इसके पीछे धागा लगा रहता है। क्या करेंगे, जैसे ये स्लेज गाड़ी है, स्लेज गाड़ी में बैठे हैं और यहाँ से इसको पकड़ के फेंकेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे किसका ये हथियार जो शिकार करते हैं, ये जो अपनी सील मछली आती है, व्हेल मछली आती है, और इनके अलावा जो दोस्तों सी लॉइन जो मछली है,
इनका ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं। किस तरह से करते हैं दोस्तों, इनके बारे में देखिएगा। जो शीतकालीन जो आपका आखेट होता है उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। पहली जो प्रक्रिया के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में ये बताते हैं कि जैसे कि ये आपका एक सिल्ली का बर्फ, आपकी सिल्ली का टुकड़ा हो गया, यहाँ पे ये क्या कर देते हैं, इसके किनारे पे ये लोग बैठ जाते हैं और हड्डी का कोई एक इनका पास में औजार वगैरह रहता है, इसको वो लोग यहाँ पे रख देते हैं। अब क्या होता है कि ये जो भी मछलियों का शिकार करते हैं वो इसके बर्फ के नीचे रहती हैं। इनको श्वास लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है, तो जब भी ये श्वास लेने के लिए ऊपर आती हैं तो ये लोग क्या कर देते हैं, तुरंत से इसको यहाँ पे बैठे ही रहते हैं इसके किनारे पे और तुरंत से इस पे प्रहार कर देते हैं। और जैसे इन पे प्रहार किया जाता है तो यहाँ पे व्हेल का क्या कर लेते हैं इसी तरह से। या फिर जो भी सील मछली इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो सील मछली का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। आगे डिटेल से पढ़ेंगे भी इसके बारे में। तो सील मछली का इस तरह से ये शिकार कर लेते हैं। इस तरह का जो इनके शिकार करने की जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है माउपाक। माउपाक का मतलब क्या हो गया दोस्तों, प्रतीक्षा करना। माउपाक का मतलब क्या हो गया, प्रतीक्षा करना। बाकी आप अपने नोटबुक में जैसे मैंने बोला है उस टाइप से लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा, जिसका मतलब क्या, प्रतीक्षा कर रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे वेट करें कब बाहर आए कब इसको मारे। दूसरी जो प्रक्रिया होती है इसको बोला जाता है इतुरपाक। दोस्तों जो इतुरपाक होता है उसमें थोड़ा अलग रहता है। कैसे रहता है, जैसे कि ये सेम मैं मान लेता हूं, उसमें वो लोग क्या कर देते हैं कि इस बर्फ में वो दो तरह के गड्ढे बना देते हैं। एक गड्ढा यहाँ पे बना दिया और दूसरा गड्ढा यहाँ पे बना दिया। अब इसमें वो लोग क्या करते हैं, जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे आ गया और उसने क्या किया, यानी कि जो मछलियां जो अंदर रहती हैं इनको कुछ खाने के लिए पीने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे डाल देते हैं, तो मछलियां क्या होगी, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, इधर आएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी। और ये वाला जो व्यक्ति रहता है वो हार्पून के साथ में रहता है और जैसे ही बाहर निकली वो तुरंत से इस पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको इतुरपाक बोला जाता है। और पहले वाली जो प्रक्रिया मैंने बताई थी इसको बोला जाता है माउपाक बोला जाता है। ये तो मेनली होती है कौन सी, आपकी बसंतकालीन आखेट, सॉरी ये आपकी जो शीतकालीन आखेट है इसकी बात करते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों बसंतकालीन आखेट की। दोस्तों जो बसंतकालीन आखेट होता है उसको बोला जाता है उत्तोक। ये वर्ड बड़े महत्वपूर्ण है, याद रखना है दोस्तों। माउपाक, इतुरपाक, उत्तोक। उत्तोक किस समय का है, ये बसंतकालीन आखेट का है। क्या होगा बसंतकालीन आखेट का, इस समय क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, जैसे ये किनारा है, पहले जहाँ पे सर्दियों के टाइम में तो ये पूरा जमा हुआ था, अब इसमें क्या आ गया है, अब इसमें पानी आ गया है। जब पानी आ गया है तो जब मछलियां जो भी रहेगी वो ऊपर अपने आराम से तैरती रहेगी और धूप का सेवन करती रहेगी। इस समय ये लोग यहाँ पे रहते हैं और इनका सीधा सा क्या कर लेते, शिकार कर लेते, ज्यादा इनमें दिक्कत इनको नहीं होती है। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है बसंतकालीन किया जाता है, उनको बोला जाता है उत्तोक। इनके अलावा दोस्तों इनकी जैसे मैं बात करूं, जो आखेट प्रणाली होती है इनमें ये लोग है जो छोटे मोटे जो जीव जंतु आपके जैसे खरगोश हो गए, चिड़िया हो गई, इनका भी ये छोटे छोटे भालों के माध्यम से इनका इजीली ये क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। तो दोस्तों इनके लिए जो सील मछली होती है वो इनकी आर्थिक क्रियाकलाप की दृष्टि से भी मैं देखूं तो जो आपकी सील मछली होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। काफी महत्वपूर्ण होने का मतलब है कि सील मछली से इनकी काफी सारी इकोनॉमिक और काफी सारी इनकी जो दैनिक दिनचर्या है इनके साथ में व्यतीत होती है। जैसे मैं बात करूं, इन सील मछली का जो शिकार करते काफी बड़ी होती है साइज में, ये इनको पहले तो खा लेते हैं, इनके बाद में इनकी जो खाल या चमड़ा हो जाता है, इस चमड़े का कपड़े बनाने में भी यूज करते हैं, साथ ही साथ ये टेंट तंबू बनाने में और इनके जो घर बने रहते हैं इन घर के ऊपर डालने के लिए भी इसका काम में ले लिया जाता है। इनकी जो हड्डियां होती वो भी लकड़ी की जगह इनकी काम आ जाती है। इनके पास में जो मलबा बच जाता है उस मलबे को ये क्या कर लेते हैं, जला देते हैं। इनकी जो चर्बी होती काफी देर तक जलती है, यानी कि फायरवुड की तरह या फिर जलाऊ लकड़ी की तरह भी इसका काम में ये ले लेते हैं। तो सील मछली काफी इनकी इंपॉर्टेंट होती है। और इनके बाद हम आगे बात करेंगे कयाक की। किनकी बात करेंगे दोस्तों, कयाक की। जो इनकी जो कयाक होती है इसको नाव बोला जाता है और इसकी जो नाव बनाई जाती है ना दोस्तों वो सील मछली के खाल से बनाई जाती है, साथ ही साथ इनकी हड्डियों से बनाई जाती है, काफी मजबूत होती है। तो कयाक भी इनको ये बना देते हैं। उमियाक, बड़ी कयाक को क्या बोला जाता है, उमियाक बोला जाता है, यानी बड़ी नाव को उमियाक भी बोला जाता है। ओके, इनका हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। इससे पहले आर्थिक क्रियाकलाप में हम इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका खान पान किस तरह का होता है, इनका रहन सहन किस तरह का होता है और इनका वस्त्र किस तरह के होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब दोस्तों हम इसके बारे में बात करते हैं कि इनका भोजन किस तरह का होता है।
अब हम इनके भोजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। भोजन के बाद में दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे इनके वस्त्र के बारे में, और फिर इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं इनका आवास कैसा होता है, इनका घर कैसा होता है, रोटी कपड़ा मकान देखो, यानी कि इसी तरह से इनकी बात करेंगे। तो इनका दोस्तों जो भोजन होता है, आपको पता होगा दोस्तों एस्किमो का हमने शाब्दिक अर्थ ही देखा था, जिसका मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाला। तो ये दोस्तों क्या करते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं। किसका कच्चा मांस खाते हैं दोस्तों, यानी कि जो आपकी सील मछली कह दूं या व्हेल मछली कह दूं दोस्तों, इनका खाते हैं। इनके बाद में जो सी लायन जो मछली होती हैं, इनका ये मांस खाते हैं। ओके दोस्तों, इनके अलावा दोस्तों इनके पास में जितने भी जो स्थलीय जीव जंतु जो होते हैं, इनका भी ये मांस खाते हैं, स्थलीय जंतु का मांस का मांस भी ये सेवन करते हैं। ओके, अब इनके वस्त्रों की बात करते हैं दोस्तों। इनके वस्त्रों की दोस्तों मैं बात करूं तो जो भालू आते हैं, जो आपके आर्कटिक प्रदेश में होते हैं, या फिर जिसको मैं ध्रुवीय भालू कह दूं, जो ध्रुवीय भालू होते हैं इनकी खाल का भी ये यूज़ करते हैं। और इनके अलावा मैंने कहा था जो सील मछली होती हैं, इनकी खाल का भी यूज़ किया जाता है। इनके साथ में ये फर का भी यूज़ करते हैं, यानी कि जो जनरली क्या होता है, हल्का होता है, ज़्यादा गर्म होता है, कंफर्ट रहता है, इनके ये कपड़े बनाते हैं और वो इनको पहनते हैं। अब दोस्तों जो कपड़े बनाने का जो काम होती है ना, वो स्त्रियां करती हैं, और स्त्रियां और पुरुष एक जैसे जनरली कपड़े पहनते हैं, जो फ्रॉक टाइप का बना रहता है और फुल बाजू के कपड़े पहनती हैं। यानी कि आपका किस तरह का होता है, फ्रॉक का होता है और फुल बाजू के होते हैं कपड़े, यानी कि पूर्ण भुजाओं के साथ में इनके कपड़े ये पहने जाते हैं। दोस्तों इस तरह के इनके जो कपड़े होते हैं, इनको बोला जाता है तिमियाक। कैसे कैसे नाम है दोस्तों, याद रखने पड़ेंगे। तिमियाक आ जाता है, और उनके बाद में इनके जो तिमियाक जो नीचे का कपड़ा होता है, इनके ऊपर जो पहन लेते हैं उनको बोल देते हैं अनोहाक। देखो नाम है दोस्तों, इनके याद रखने पड़ेंगे। तिमियाक के बाद में कैसे होते हैं, अनोहाक, इनके ऊपर के जो कपड़े पहनने के लिए होते हैं इनको कहा जाता है। तो इस तरह से तो इनके दोस्तों ये वस्त्र वगैरह होते हैं, इस तरह से इनका रहन सहन होता है। अब इनके निवास की बात करते हैं दोस्तों। जब भी इनके निवास की बात आती है, इनके आवास स्थल की बात आती है, तो 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है इग्लू, याद रखना है, और एक आपको याद रखना है कर्मक, और एक आपको याद रखना है तंबू। बस इन पॉइंट के सारे दोस्तों याद रखोगे तो एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे, और इसी तरह से इन पॉइंट्स के वाइज इनको लिखना है। इग्लू क्या होता है दोस्तों, यानी कि जो एस्किमो के बर्फ के बने जो घर होते हैं इनको कहा जाता है इग्लू। ओके, यानी कि इनके बर्फ के जो बने घर होते हैं इनको कहा जाता है, इनके जो बर्फ के बने घर होते हैं इनको इग्लू कहा जाता है। कर्मक क्या होता है दोस्तों, इनको ध्यान रखें। पहली बात मैं बता दूं दोस्तों, इनके जो भी घर बने रहते हैं ना, वो किस किस तरह से बनते हैं। इनके जो घर रहते हैं वो एक तो पत्थरों से बनाए जाते हैं, पत्थरों के साथ में जो आपकी हड्डियां होती हैं इनका किया जाता है, इनके ऊपर जो इनकी खाल वगैरह होती है इनका इस्तेमाल किया जाता है, और बर्फ़ का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी सहायता से इनके घर बने होते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता हो वहाँ पर तो चारों तरफ बर्फ़ रहती है और बर्फ़ के इनके घर बने रहते हैं। और ध्यान रखें जो इनके बर्फ़ के जो घर बने रहते हैं इनको इग्लू कहा जाता है। और दोस्तों मैं बात करूँ कर्मक की, कर्मक क्या होता है, ये जो आपका बनाया जाता है इनको हड्डियों और लकड़ियों के सहारे से एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, और उस स्ट्रक्चर की क्या विशेषता होती है, देखो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। ये काफ़ी नीचे तक होता है, ऊपर कम होता है। ये 5 से 6 मीटर तो ज़मीन में होता है, लेकिन ऊपर ये 2 से 3 मीटर तक होता है। और फिर क्या होता है, इसका जो मुख्य द्वार होता है वहाँ से इसका अंडरग्राउंड रास्ता जाता है, यानी कि भूमिगत सुरंग जाती हैं। 5 से 6 मीटर अंदर तक इसकी नींवी रहती है, उसके बाद में 2 से 3 मीटर के ऊपर का स्ट्रक्चर रहता है, और इसके ऊपर जो आपकी सील मछली की जो आपकी चमड़ा खाल वगैरह जो आती है, इससे इनको पूरा प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों इनका घर बना रहता है, जिनको बोला जाता है कर्मक बोला जाता है, जो हड्डियों और लकड़ी की सहायता से स्ट्रक्चर रहता है, और इस तरह के इनका स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, अब तंबू क्या चीज़ होता है दोस्तों, इनका जो तंबू होता है वो अस्थायी घर होता है। ये गर्मियों के टाइम में क्या करते हैं, दूर दूर चले जाते हैं अपना शिकार करने के लिए। जब दूर ये शिकार करने के लिए वहाँ पे जाते हैं तो टेम्परेरी रहने के लिए जिस तरह का ये जो मछलियाँ वगैरह होती हैं इन्हीं के खास एक तंबू टाइप का बना देते हैं, टेम्परेरी टाइप का, और वहाँ पे शिकार करके जब वापस लौटते हैं तो अपने इन घरों में वापस आके रहना शुरू कर देते हैं। तो ये तो था दोस्तों इनके आवास के बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं कि इनके किस तरह के औजार होते हैं, कौन कौन से हथियार होते हैं जो इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होते हैं। ओके दोस्तों, इनके जो भी
हथियार और उपकरण होते हैं उनकी बात करते हैं। इनके जो हथियार और जो उपकरण होते हैं इनकी बात करें, बिल्कुल सीरियसली बात करेंगे ताकि दिमाग में आपको याद रह जाए। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा स्लेज की, यानी कि इनकी जो स्लेज गाड़ी होती है। ये जो आपकी स्लेज गाड़ी क्या होती है दोस्तों, कुछ इस तरह की होती है, बिना पहिए की गाड़ी होती है, इस तरह की होती है, आप यूं समझ लीजिएगा, इस तरह की, ये इस तरह की होती हैं और इनके नीचे पहिए नहीं लगे रहते हैं और इनके आगे देखिएगा इस तरह से ये रेंडियर और इनके साथ साथ में कुत्तों का झुंड वगैरह इस तरह के इनके लगे रहते हैं। और अर्थव्यवस्था का दोस्तों एक बात फिर से याद रख लीजिएगा, जिसके पास में जितने रेंडियर ज़्यादा हैं वो उनके इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा पावरफुल है और सोशली भी स्टेटस उसका सबसे ज़्यादा है, यानी कि आर्थिक रूप से सबसे कम जो रॉयल बंदा वही होगा जिसके पास में रेंडियर होगा, यानी कि रॉयल्टी किस पे डिपेंड करेगी, रेंडियर पे डिपेंड करेगी, ये भी याद रखना है। ये जो स्लेज गाड़ी होती है दोस्तों, इस पे रेंडियर और कुत्ते इसको खींचते हैं, ये आपके रेंडियर हो गए, इनके साथ साथ कुत्ते भी हो गए और ये आपकी क्या बन गई, स्लेज गाड़ी बन गई। इस तरह से ये अपनी स्लेज गाड़ी इनका एक हथियार या उपकरण आप कह सकते हो। क्या करते दोस्तों, कहाँ पे जाते होंगे, इनका क्या काम होगा दोस्तों, ये जाते हैं जंगल में शिकार करने के लिए। शिकार करने जाएंगे तो कुछ हथियार भी होगा, इसका नाम होता है, अगली नंबर 2 पे अपन बात करते हैं हार्पून। हार्पून क्या होता है दोस्तों, हार्पून एक भाले जैसा होता है, देख लीजिए मैंने पहले भी इसकी फोटो बनाई है, इस तरह का कुछ होता है जिनकी जो लेंथ रहती है 1.2 मीटर से लेके 1.5 मीटर, यानी कि आप अप्रोक्स कह दीजिए 1 से 1.5 मीटर तक होती है। इनके पीछे दोस्तों इस तरह का लंबा धागा लगा रहता है। अब देखो यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, अब वो शिकार करेगा, धागे को अपने पकड़ के साथ में इस तरह से हिट करेगा और जहाँ पे भी जाएगा आगे जिस पे हिट करेगा वापस उसको खींच लेगा अपनी रस्सी को, इस भाले को वापस ला सकता है, जिसका नाम है हार्पून। तो ये तो दोस्तों रह गया इनका हार्पून जो शिकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है। अब दोस्तों ये जो स्लेज गाड़ी उस समय ही काम आती है जब आपकी बर्फ जमी रहती है, टेम्परेचर ज़्यादा कम रहता है, उस समय काम आती है। जब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, रेंडियर और कुत्ते आपके पानी में तो चल नहीं पाएंगे, बर्फ पे चल पाएंगे और ये गाड़ी को उस समय घसीट पाएंगे, उसके बाद में गाड़ी को भी नहीं घसीट पाएंगे। तो इसके लिए दूसरा जो अल्टरनेट होता है दोस्तों, उनको बोला जाता है कयाक। क्या होती है, कयाक। कयाक क्या है, कयाक दोस्तों इनकी नाव है। इनकी जो नाव होती हैं ये जो आपकी लगभग अप्रोक्स मैं कह दूं कि 5 मीटर लंबी होती हैं और ये आपकी 1.5 मीटर अप्रोक्स ये क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं। ये इस तरह से आपकी नाव होती हैं और इस नाव पे बैठ के फिर ये कहाँ पे जाते हैं, जंगल अपना शिकार करने जाते हैं। ये जो दोस्तों नाव बनी रहती है ना, ये किसकी बनी रहती है, हमने पढ़ा था सील मछली, हमने कहा था सील मछली इनकी ज़िंदगी में काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। ये जो सील मछली होती है इनके खाल और हड्डियों से बनी रहती है, खाल भी उसकी और हड्डियां भी उसकी, खाल और हड्डियों से ये कयाक आपकी बनाई जाती, काफ़ी मजबूत होती हैं। इसके बाद में दोस्तों जो अगले नंबर पे बात करते हैं 4th नंबर पे, वो होती हैं आपकी उमियाक। ये क्या है, फिर कुछ नहीं है दोस्तों, यही है जो कयाक होती है ना, कयाक का जो बड़ा रूप होता है वो होता है उमियाक, यानी कि छोटी नाव को कयाक कहा जाता है, बड़ी को उमियाक कहा जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। बस सेम ये इसी की बनी होती हैं और इससे बड़ी होती हैं। उस पर बैठ के कहाँ पे जाते हैं, शिकार करने जाते हैं हार्पून लेके, और मौसम नॉर्मल रहता है तो किसको लेके जाते हैं, स्लेज गाड़ी को लेके जाते हैं। और स्लेज गाड़ी के आगे क्या लगे रहते हैं, रेंडियर या फिर कुत्ते लगे रहते हैं। और जिसके पास जितने ज़्यादा रेंडियर होते हैं दोस्तों, वो उसकी रॉयल्टी का आधार होता है, उसका सामाजिक स्टेटस का उसका मुख्य आधार होता है। ओके, अब दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं इसका समाज संस्कृति किस तरह की होती है, क्या इसका रहन सहन होता है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी समाज व संस्कृति की। दोस्तों मैं इसकी बात करता हूं इनके समाज और संस्कृति की, तो इनका जो समाज होता है वो कबीलों के रूप में होता है, यानी कि ये कबीलों में रहते हैं, कबीलों में विभक्त रहते हैं। इनके बाद में दोस्तों ये तो घुमक्कड़ प्रजाति जैसी होती हैं, तो ये होते हैं आपके घुमक्कड़, आज कहीं कल कहीं रह जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें ये भी पितृसत्तात्मक होते हैं, पितृसत्तात्मक, ये पितृसत्तात्मक होते हैं। इनके बाद में बहुपत्नी विवाह अलाउड है, इनमें कई सारी पत्नियां रखते हैं, बहुपत्नी विवाह इनमें क्या है, अलाउड है। और इनके बाद में देखो दोस्तों ये ग्रीष्म काल, यानी कि जब बसंत ऋतु आती है, अच्छा मौसम आता है, तो ये भी उत्सव मनाते हैं। क्या बात है, उत्सव मनाते हैं।
उत्सव और जो आपके इनके त्यौहार होते हैं ये भी, हाँ बर्थडे वगैरह ये भी सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखना। और इसके बाद में दोस्तों जो महत्वपूर्ण बात है कि ये भी जादू टोना में विश्वास करते हैं। जी हाँ, जादू टोना में विश्वास करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि एस्किमो की समाज व संस्कृति पर प्रकाश डालिए, तो सारी चीज़ लिखते हैं। इनका समाज कबीलों में रहता है, घुमक्कड़ प्रजाति के होते हैं, ये पितृ सत्तात्मक होते हैं, बहुपत्नी विवाह इनमें अलाउड होता है, और बसंत ऋतु में इनको उत्सव और जो त्यौहार मनाते हैं, और जादू टोना में ये विश्वास करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी जो भाषा होती है ना दोस्तों, वो होती है एल्यूट। क्या होती है? एल्यूट। ए से एल्यूट और ए से एस्किमो। एस्किमो की भाषा कैसी होती है? एल्यूट भाषा होती है। इस चीज़ का भी इसमें ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इनके समाज और संस्कृति के बारे में एक फैक्ट ये भी मिलता है कि जो भी वृद्ध लोग होते हैं और जब शिकार नहीं ला पाते हैं, आखेट के लिए नहीं निकल पाते हैं, और जब जाड़े का मौसम आता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, 0 से भी नीचे, तो उस समय जब शिकार की कमी हो जाती, खाने पीने का राशन कम हो जाता है, तो निशक्त लोग सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते हैं। यानी कि उसमें जो निशक्त लोग क्या कर लेते हैं, निशक्त कह दूं, या फिर जो वृद्ध लोग होते हैं वो क्या कर लेते हैं, भोजन के अभाव में आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये इनका दोस्तों आपकी जो भी समाज और संस्कृति है, इसके बारे में आपको इस तरह से इनको प्रकाशित करना है। अब दोस्तों इसका बात करते हैं कि वातावरण में समायोजन का, कि इनका वातावरण में किस तरह से समायोजन हो पाया है, या फिर किस तरह से ये वातावरण में समायोजित हुए हैं। वातावरण में समायोजन का मतलब होता है कि दोस्तों ये किस तरह से एडजस्टमेंट इन्होंने किया है। दोस्तों मैं कहता हूं कि ये एक मनुष्य की जो प्रारंभिक अवस्था है उसका प्रमाण हमें यहाँ से मिलता है। तो आज की जो जीवन शैली है, आज की जो तकनीकी है, इनसे आपके लाखों कोसों दूर होने के बावजूद भी इन्होंने जो प्रगति की है वातावरण के साथ में, जो इन्होंने स्ट्रगल और जो एडजस्टमेंट किया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। देखो दोस्तों कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। इनकी बात कर लूं मैं इग्लू की, इनकी मैं बात कर लूं इग्लू की, चाहे मैं इनकी बात कर लूं हारफून की, चाहे मैं इनकी बात कर लूं कयाक की, और चाहे मैं इनकी बात कर लूं आखेट की, ये किस बात को स्पष्ट करते हैं दोस्तों? इतने कठोर वातावरण में, इतने कठोर परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी इन्होंने अपने घर बनाए हैं। ये अपने आप में होता है। हारफून इनका हथियार भी इस तरह का होता है, एडजस्टमेंट किया। कयाक देखो खुद ही ने खुद की अपनी ओवन ब्रांड बना दिया इन्होंने, और आखेट इस तरह से वो शिकार भी करते हैं। वो तो वो दोस्तों इन्होंने अपने आंखों के बचाव के लिए, आंखों के बचाव के लिए कवच तक बना डाले हैं। देखो दोस्तों ये इनके अपने आप में किस चीज को स्पष्ट करते हैं दोस्तों? ये वातावरण में समायोजन को स्पष्ट करते हैं कि वातावरण में कुछ विपरीत परिस्थिति आई तो ये खुद अपनी कठिन परिस्थितियों में होने के बावजूद, रिसोर्सेज कम है, संसाधन नहीं है, फिर भी इन्होंने उस टाइप की जो चीजें हैं उनको ईजाद कर डाला। यानी कि जब भी आपकी जो बर्फीली झंझावत वगैरह जो आती है, यानी कि तो जो आंधियाँ चलती हैं, बर्फीली आंधियाँ, उनमें जितनी जो बर्फ वगैरह जो सामने आती है, ठंडी जो हवा आती है, आंख के बचाव के लिए इन्होंने इस टाइप का आंखों का कवच बना लिया। या फिर दोस्तों जब इनका थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, सूर्य की किरण वहाँ पे दिखाई देने लग जाती हैं, तो बर्फ रिफ्लेक्शन करके पूरी चांदी की तरह या फिर अपने जो कांच की तरह चमकती हैं, तो उनसे आंखों पे जो बुरा प्रभाव पड़ता है उनसे भी ये क्या करती है, बचाव करती है। देखो दोस्तों इस तरह का टेक्नोलॉजी अपने आप में ईजाद करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज को दर्शाता है। किस तरह से इन्होंने अपने वातावरण में समायोजित किया है, इस बात को स्पष्ट करता है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों ये आधुनिक संस्कृति से किस तरह से अभी ये मेल मिलाप में आ रहे हैं। आधुनिक संस्कृति से ये मिलन इनका किस तरह से हो रहा है। देखो दोस्तों हमने कहा था ये जो प्रजातियां हैं मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती हैं, यूरोपियन और अमेरिकन देशों में पाई जाती हैं, यानी कि यूरोप और अमेरिका इनके उत्तरी भाग में पाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखें जो यूरोप और अमेरिका यानी कि यूरोपियन और अमेरिकन लोगों के साथ में भी इनका क्या हो रहा है, अभी तालमेल होता जा रहा है, जिसकी वजह से इनमें भी आधुनिक संस्कृति का संचार हो रहा है। यानी कि अब इनके पास में भी गन का विकास हो गया है। जो पहले स्लेज गाड़ी का यूज करते थे, अब वो आज किसका यूज करते हैं, स्नो स्कूटर का यूज करते हैं। देख लो दोस्तों कितनी टेक्नोलॉजी इनकी तरफ भी जा रही है। जो लोग पहले किसका यूज़ करते थे, कयाक का करते थे, यानी कि जिसको अपन नाव बोलते थे, आज ये भी इंजन वाली नाव का यूज़ करते हैं, इंजन वाली नाव का यूज़ करते हैं। रही बात दोस्तों अमेरिकन, अब देखो 1960 के बाद में
ये इन लोगों के संपर्क में आना शुरू हो गए हैं। और हमने कहा था फर वगैरह जो आपके गर्म कपड़े वगैरह वहाँ से जो मिलते हैं वो लोग बेचते भी हैं यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स को, तो जिसके चलते इनमें क्या हो जाता है, उनके पास में पैसा भी आ जाता है। पैसा आने से उनके पास में थोड़ी टेक्नोलॉजी और लाइफ स्टाइल में इनका इंप्रूवमेंट भी होने जा रहा है। इनके बाद में दोस्तों मैं इनकी बात करूं कि अमेरिका गवर्नमेंट ने इनके साथ में स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की है, जिसके चलते इनकी जनसंख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। तो दूसरी तरफ से एक एस्पेक्ट दोस्तों ये भी निकल रहा है कि वहाँ जो ध्रुवीय प्रदेश हैं, इनका जो वातावरण है और जो वहाँ का पर्यावरण है, इन पे बुरा असर भी पड़ने जाएगा, क्योंकि जनसंख्या वहाँ पे बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी वहाँ पे बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली ये चीज़ किसको नुकसान पहुँचाएगी, इन पर्यावरण की चीज़ों को पहुँचाएगी। ये पर्यावरण के लिए खतरा भी है। और दोस्तों ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 21वीं सदी के अंत तक ये जितनी हम जिस एस्किमो जनजाति की जो बात कर रहे हैं, जो केवल इतिहास के पन्नों में मात्र सिमट जाएगी, यानी कि ये भी एडवांस हो जाएगी और अपने नवीन तकनीकी और लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा लोगों का मानना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही लेंगे, अगले वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे बुशमैन के बारे में। थैंक यू सो मच दोस्तों।